कैसे आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि रिसर्च प्रपोजल मेरे चैनल में तो बहुत वीडियो है ऑलरेडी, और रिसर्च प्रपोजल के जो वीडियो है क्योंकि आपको बता दूं मेरा साउंड भी क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो आज जो सेशन है बेसिकली पीएचडी टाइटल सिलेक्शन रिसर्च प्रपोजल के लोग प्रॉपरली फॉर्मेट में बना नहीं पा रहा है, कैसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में बना सके और हाउ टू कंप्लीट रिसर्च फॉर्मेट, एक ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए। इस सेशन में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर हमारे चैनल में आप नया हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल, और ताकि आपको इस तरह वीडियो जो है बिना सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको पास नहीं मिलेगी। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं पीएचडी में जो आप प्रपोजल बना रहे हैं, क्या एक रिसर्च प्लानिंग जो चेक लिस्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या इम्पोर्टेंस उसमें है या नहीं है। तो कि हम सामने आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं रिसर्च प्रपोजल में। सबको स्वागत है हमारे चैनल में, लाइव चैट कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी जिन लोग रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं। मेरे चैनल में अभी कमिंग आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ पीएचडी के लिए निकला है, नेट जीआरएफ क्वालिफाइड है तो आपके लिए भी अच्छा। आईजीएनटीयू अमरकंटक यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी चल रहा है, प्रपोजल भेज सकते हैं, सीधा इंटरव्यू होगी। अगर आपके पास नेट जीआरएफ नहीं है, एमए एमएससी 55% मार्क्स है, तो आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे और आप लोग अप्लाई करेंगे, ये उम्मीद है। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ मिले। तो मैं एक प्रपोजल का क्या क्या इम्पोर्टेंट एक चेक लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे, जो कि आप खुद अगर आप पेन नहीं है आपके पास, कॉपी और पेन ले लेंगे। लाइव मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चेक लिस्ट में इम्पॉर्टेंट है आपके प्रपोजल में। सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगा सिस्टमेटिकली और टाइटल सिलेक्शन, जो कि आपको फर्स्ट देखना है इज़ द टाइटल क्लियर। क्या आपके टाइटल जो है वो क्लियर है, क्या डज इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेंट, जो कंटेंट के साथ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। सामने एक प्रश्न है इज कंसीज, और एब्स्ट्रैक्ट जो लिखेंगे समरी जो है वो क्या क्या होना चाहिए समरी के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज द एब्स्ट्रैक्ट ए ओवरव्यू, क्या आपका उसके अंदर में क्या क्या ओवरव्यू आपने रखे। डज इट द स्टेट द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द रिसर्च एंड द मेथड्स यूज, क्या आपने उसमें मेथड यूज किए। दूसरी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें क्या होना चाहिए। हैव यू डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर, पॉलिसी, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी एम, डू द एम द ऑब्जेक्टिव सपोर्ट द रिसर्च क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस, इफ यू आर टेस्टिंग हाइपोथेसिस देयर द हैव यू स्टार्ट बोथ द रिसर्च एंड द नल हाइपोथेसिस, क्या आपने यूज किए। क्या आपने आर यू कन्फाइंड देयर आर द विल बी एबल टू कंडक्ट द नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। क्या आपने हैव यू प्रेजेंट एंड द अप्रिशिएट द साइंटिफिक मेथड एंड लिटरेचर रिव्यू। ये सारी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी रिसर्च प्रपोजल में। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूँगा, जो ये चीज़ अगर आपके सामने सही होगी तो आपको पीएचडी के टाइम बहुत ही, मैं 20 ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा जो पूछा जाता है जब आप प्रपोजल बनाते हैं, जब आप सबमिट करते हैं प्रपोजल, तो आपके सामने कुछ इस तरह प्रश्न आपके सामने आते हैं कि कैन यू स्टार्ट बाय समराइजिंग योर थीसिस, क्या योर प्रपोजल क्लियर, आप क्या आपके समराइज कर सकते हैं आपके प्रपोजल को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट मोटिवेट द इंस्पायर यू टू कैरी आउट दिस रिसर्च। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द प्रॉब्लम यू हैव टैकल वर्क वर्थ टैकलिंग, and also who is of this does your research address, and also who has had the strongest influence in the development of your subject area of the theory, and also who is of this most important paper
that related to your thesis. And also important question, what published work is close to yours and how is work different? And most relevant question, another question, what are the most recent major development in your area? And also, why did you see the research methodology? What did you gain from it? And next another question, how have you evaluate your work? And also another question, how do you know that your findings are correct? And also, what are the strongest and weakest part of your work? And to what extent do you contribution and generalize? And who will be most interested in your work? And what is the relevance of your work to practitioners, and what are the contribution to knowledge of your thesis, and how long term this contribution, and what have you learned from the process doing your PhD. And also interesting question, you purpose the future of the research and how would you start this research. ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, ये बेसिकली फोकस करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, जो आप प्रपोजल बना रहे हैं, मैं सारी चीज़ बात करूंगा, हमारे साथ बने रहेंगे कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल है इसमें क्या किस तरह इवोल्यूशन किया जाता है। जब आप प्रपोजल जमा करते हैं, आपके सामने इंटरव्यू फेस करते हैं, और आपके प्रपोजल में क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम। आपके जो टाइटल है उस टाइटल में चॉइस ऑफ प्रॉब्लम इज द इनसिग्निफिकेंट या क्लियर या नॉट क्लियर, ये चीज़ को देखा जाता है। चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो देयर क्वेश्चन हाइपोथेसिस डेवलप है कि नहीं है, नॉलेज ऑफ द प्रीवियस वर्क, and also the key concept of defined and theoretical framework, and also there are the mode of inquiry important in the topic area, and also their research plan, scope and limitation, and also there are the proposal structure, and also there are the consideration ethic issue, उसमें है कि नहीं है, राइटिंग स्टाइल कैसा है, आपका लिखने का तरीका भी देखा जाता है, एंड आर्गुमेंट इन द सपोर्ट, देयर आर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन योर टाइटल। तो बेसिकली इवोल्यूशन, जब रिसर्च प्रपोजल को एक अच्छा इवोल्यूशन होते हैं तो ये चीज़ आपके प्रपोजल में देखते हैं कि ये सब है कि नहीं। इसके लिए आपके अंदर में चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग में रिसर्च में क्या क्या चीज़ आते हैं, व्हाट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज़ द अल्टीमेट critical thinking when you develop your research plan, when you write research plan, there have the who, what, where, when, why and how. It is very important for the research proposal. Once again I repeat, who, what, where, when, why and how. And it is the relevant to, there are the some important things, basically who basically benefit from this, who is the harmful to, and who make a decision about this, and who is the most directly affected. It is very important on your research proposal. And who have you also heard discuss this, and who would be the best person to consult, and who will be the key people in this, and also who deserve the recognize on this topic. Very interesting about the who factor, and also what factor is very important for your research proposal. When you will start your research proposal, a good research proposal, that should be what are the strength, weakness, your title, and your also their personal life. What are the strength, what are the weakness of your life, of your research, and also what is the another perspective, and what is the another alternative, and also what would be a counter argument. Very important on this theme, what about in your research, and also what is the best worst case scenario, and what is the most last important things, and what can we do to make a positive change, and also what is the getting the way of our action. Very important is the what function and also who function, and another where function is very important. Where would we see
this in the real world, and also where are there similar concept situation, and also where is there is the most need for this, and where in the world would this be a problem. Very interesting is the where function, and where can we get more information, and where do you go, do we go for help with this, and where will this idea take us, and where are the area for the improvement. Very interesting is the where factor. And also there the when. When is the very important in your research proposal. When is this acceptable and unacceptable, and when would this benefit our society, and when would this cause a problem, and when is the best time to take action. And very interesting there are the when will we take in, when will we know we have succeed, and when has this played a part in our history, and when can we expect this to charge and also change, and when should we ask for help with me. So very interesting for research proposal there the when, and also why factor is very important. There is the why is this a problem, change, and also why is the relevant to me, and what is the best scenario, and why are people influenced by this, and also why should people know about this, and also why has it been this way for so long, and why have allowed this to happen, and why is there a need for this today. Very interesting on the research proposal, and there who, what, where, when, and why, and also how. How is the very interesting factor in your research proposal. How is this similar to जो भी काम आप कर रहे हैं. How does the deserve things, and how do we know the truth about this, and how will we approach this safety, and also how does the benefit us, and how does this harm us, and how do we see this in the future, and how can we change this for our good thinking. So basically research proposal depend on the critical thinking, and critical thinking established also was established. There are the who, what, and where, when, why, and how, and there are the many factors about I explained in this point topic, the critical thinking. And very interesting, there are the component of the research process. Basically what is the component of research process is very important. For number one, there the purpose your study, and what is the research question, and what is the assumption, what is the sampling method, and what is the data collection method, what is the research method, and also there are the quality criteria and data analysis and the report writing. So it is very interesting collaboration, and also there are needs of the research scholar who are starting for the research, who are start for the a proposal for PhD program. Definitely there are the component of research process is very important. Research process, there are the purpose. Which purpose is the best policy for the research? कौन सा पर्पस में हम रिसर्च करने जा रहा है, क्या हम खुद को प्रश्न पूछे क्या पर्पस होना चाहिए, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन हमने क्या क्या लिया. तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप चेक नहीं करते, अपने प्रपोजल बनाना शुरू करते हैं और गलती करते हैं. तो ये अगर सिस्टमेटिकली आपको पता होगी तो आप कहीं ना कहीं गलत नहीं करेंगे, सही सही लिखेंगे. नेक्स्ट जो एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो सैम्पलिंग मेथड, क्या आपने अपने रिसर्च में क्या सैम्पलिंग मेथड का आपने इस्तेमाल किया. दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा कलेक्शन मेथड को लेके कई सारा प्रपोजल आप लोग बना रहे हैं. मुझे मेल भी बहुत सारा आते रहते हैं, मैं लगातार कुछ मेल से संबंध है आपसे, और कुछ गाइड भी मैंने कर रहा हूँ. आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप डेटा कलेक्शन ग्राउंड में ज़रूर जाइए. आप जो भी टाइटल चुने हैं, जो भी टाइटल आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल में तो बहुत सारा टाइटल है जियोग्राफी के या अदर साइट के, अदर टॉपिक के, अदर सब्जेक्ट के, अदर विषय के, तो आप जरूर ग्राउंड विजिट करें. मस्ट विल अटेंड देयर फील्ड सर्वे एंड डाटा कलेक्शन मेथड. देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी डेटा कलेक्शन, क्योंकि सेकेंडरी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं.
प्रेस मीडिया में एक वीडियो भी ला रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन वेबसाइट से हम लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। वो मेरा कमिंग अपलोडिंग वीडियो में आ रहे हैं, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पायलट स्टडी आप जिस टॉपिक सोच रहे हैं जरूर कमेंट करेंगे कि पायलट स्टडी आपने क्या किया उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक टाइटल के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि आपका रिसर्च मेथड उसके ऊपर डिपेंड होती है और वो क्वालिटी क्राइटेरिया जनरेट करते हैं। अगर आप अच्छा रिसर्च मेथड्स अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो क्राइटेरिया डेवलप होती हैं और उसमें डेटा एनालिसिस जो है इजीली हो जाते हैं। जो आपने डेटा गैदरिंग कर रहे हैं, जो आप चैप्टर वाइज उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट राइटिंग तब बनेगा जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे हर एक टेबल को। जब आपका मान लीजिए पीएचडी आप कर ही रहा है, आपको चैप्टराइजेशन चल ही रहा है, तो ये रिसर्च कंपोनेंट, रिसर्च प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन, एजम्पशन, सैम्पलिंग मेथड, डाटा कलेक्शन, रिसर्च मेथड, आपका डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट अनदर इशू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए इंटरव्यू रिव्यू, बेसिकली सॉरी इंटरव्यू नहीं, लिटरेचर रिव्यू। जो व्हाट इज द पर्पस, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो है, क्योंकि आप नया है, आप MA/MSc पास किए, बट सीमा देख रहे हैं यहाँ पे बहुत दूर से हरियाणा से। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्योंकि ये शेड्यूल जो है ओनली 2 दिन पहले ही हमने बनाया था, जस्ट बिफोर 2 days, और वेरी इंटरेस्टिंग एंड द रिसर्च प्रपोजल टाइटल, क्योंकि बहुत रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट होते हैं। तो मेरा ये फोकस है कि आपके रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट ना हो, एक कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल हो जिसमें कमी ना हो। ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सब ध्यान से सुनेंगे जो बातें हम बोल रहे हैं। अगर आपने सही सिस्टमेटिकली करेंगे तो आपका रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए इंटरव्यू, इंटरव्यू बोल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद में बोलूँगा। बेसिकली व्हाट द पर्पस ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू। सर यू आर ऑल वीडियो आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू को, मैं इस सेशन में अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने लिटरेचर रिव्यू को किस तरह लेना चाहिए और किस तरह हमें लिखना चाहिए। क्योंकि कई लोग लिटरेचर रिव्यू बहुत बड़ा दे देते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहता। तो मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपको पहला चीज़ जो देखना है, मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा कि शो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस स्टडीज ऑफ थ्योरी। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने टाइटल से उस लिटरेचर रिव्यू रिलेशन क्या है, व्हाट इज द शो द रिलेशन बिटवीन द प्रीवियस स्टडी एंड प्रीवियस थ्योरी क्या कहते हैं, वो मैच है तो उसको लीजिए। कई बार लिटरेचर रिव्यू एक चीज लिखा है, आपके टाइटल कुछ दूसरे चीज है, तो देयर आर नो मैच एनी लिटरेचर रिव्यू इन योर टाइटल, फोकस ऑन योर टाइटल। सो इसको पहले आपको देखना है द रिलेशन बिटवीन द प्रीवियस स्टडी और थ्योरीज। दूसरी इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फील्ड रिसर्च। वेरी इंटरेस्टिंग है, फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फील्ड रिसर्च एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई गैप इन लिटरेचर। बेसिकली क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ गैप ऑफ आइडेंटिफाइंग गैप इन लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं और हमारे टाइटल में कुछ और है और हम लिटरेचर रिव्यू में जो चीज़ हम ले रहे हैं वो कुछ दूसरे चीज़ हमने ले लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप पैदा हो रही है, उसको नहीं होने देना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। एंड आइडेंटिफाइंग गैप इन लिटरेचर जो है, ये आपको देखना है कि क्या व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट इन योर स्टडी एरिया। आप जो ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या वो टाइटल, वो थीम्स जो है आपको टच करता है, तब जाके उस चीज़ को लेना चाहिए। फाइंड द अदर पीपल वर्किंग इन योर हेड। आपने जो काम किया, आप लोग काम कर रहा है या करेंगे सोच रहे हैं, आप जो करेंगे सोच रहे हैं, क्या लिटरेचर रिव्यू दूसरे लोग जो किए हैं वो कितना रिलेवेंट है आपके वर्क में, वो चीज़ देखना बहुत जरूरी है। लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं आइडेंटिफाइंग द मेन मेथोडोलॉजी एंड द रिसर्च टेक्निक्स। वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने जो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस थ्योरी में उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि नहीं है। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया
and conclusion the theory and establish the similarities and the different activities, different objectives on your study area. Very interesting on the what is the purpose of a literature review on your study, on your proposal. So they provide a context for your own research. जब आप अपने लिटरेचर रिव्यू को आप देखते हैं और उसके साथ आपने उन रिसर्च के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत बन जाता है। वो भीत जो है, आप किसी भी बिल्डिंग जब खड़ा करते हैं, उस बिल्डिंग के जो भीत जहाँ से दीवार बनना चालू होते हैं वो भीत मजबूत होता है। कंक्रीट रिसर्च वर्क तब होगी जब आप अच्छा लिटरेचर रिव्यू को जान लेंगे, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो आप एक अच्छा थीसिस जनरेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगी। आप तुरंत क्रिएट कर लेंगे कि हमारा रिसर्च किस तरह बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे, स्टेप ऑफ द राइट ए रिसर्च प्रपोजल, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के कोर कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप होना चाहिए राइट ए रिसर्च प्रपोजल के लिए। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल, जो मेरे वीडियो में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। टाइटल सबसे पहला गलती आप करते हैं टाइटल सिलेक्शन को लेके। टाइटल सिलेक्शन कई बार बहुत बड़ा सा लाइन बना देते हैं, 4 लाइन 5 लाइन। कई लोग टाइटल 4 लाइन में लिखता है आपका रिसर्च टाइटल। अरे बाबा, मेन चीज को फोकस करो। रिसर्च टाइटल टू बी शॉर्ट टाइप लिखो। रिसर्च टाइटल लिखने में अगर गलती होती है आप जरूर मेल करें मुझे, मैं टाइटल को सुधार देंगे आपका, अगर किसी प्रकार टाइटल की दिक्कत हो रही है तो। टाइटल ऑफ योर प्रपोजल शुड बी concise and the clear to clarity indicate your research question। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, टाइटल जो है, the title of your proposal should be concise and the clear to clarity and also clarity indicate your research question। आपका टाइटल आपका रिसर्च क्वेश्चन को फोकस करना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में, कि इंक्लूड योर रिसर्च क्वेश्चन। आप जो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ये जो शब्द है अभी हर जगह में देखने को मिलेगी, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर, ये सारी जगह में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। टाइटल एब्स्ट्रैक्ट, शुरू में ही एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है इंट्रोडक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, ये सारी रिसर्च स्कॉलर में एक गलती करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। Abstract include your research question, hypothesis, methodology and finding in your abstract your proposal। बेसिकली abstract में ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन should include the purpose of your research, background of the information, significance of your study। ये चीज लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि abstract में क्या लिखना है। Include your research question, hypothesis, methodology and finding of your research area। Clear? नंबर 2 इंट्रोडक्शन में जो क्या चीज रखना जरूरी है, जो कि आमतौर पर बहुत गलती हो रही है रिसर्च प्रपोजल में। इंट्रोडक्शन में आपको रखना है, इंट्रोडक्शन शुड बी इंक्लूड द पर्पस ऑफ रिसर्च, बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी। ये चीज रखना बहुत जरूरी है। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया जरूर दबा दीजिएगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा वीडियो ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था बीच में और मैं काम नहीं कर पाया था। अभी कमिंग अच्छा वीडियो आ रही है। मेरा आवाज़ अब देख सकते हैं थोड़ी सी बैठी हुई है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करूँगा वो है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरह लिखें, मैंने पहले भी सेशन में आपको बताया था कि लिटरेचर रिव्यू आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर दे ताकि आपको इजीली रिप्रेजेंट करना रहेगा। और ओनली लिटरेचर रिव्यू, किसी के नाम जो आप लेते हैं ओनली 4 से 5 लाइन लिखिए उनके बारे में, उनके जो रिसर्च के बारे में, आपके टाइटल रिलेटेड होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली conduct a detailed literature review to understand the topic and criteria and the clear research question जो आपके साथ रिलेवेंट हो। ये चीज ध्यान में रखना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली एक्सप्लेन द मेथड you will go for to deal with your research question in this section in your proposal। देखो घूम फिर के आपके रिसर्च के जो क्वेश्चन हैं वो सब चीज सामने आते हैं और उसके ऊपर ही रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको बनाना होगा।
नेक्स्ट जो डिस्कशन, जो कि बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, डिस्कशन बेसिकली डिस्क्राइब द potential and impact and also merit of your research to enhance the significance. It is very important on the discussion what about your research, and also there are the citation is very important when you will search, when you will any literature review, there are the very important the citation, and when you will publish in your research paper आप citation देख के research journal जो है अच्छा quality journal में publish कीजिए। and रेफरेंस जो है, जो इंपॉर्टेंट है प्रपोजल में, रेफरेंस लिखने का तरीका जो कि हम लोग आमतौर पर गलती करते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो रिसर्च आइडिया टाइटल सिलेक्शन में भी हमने बताया था रिसर्च प्रपोजल में कि रेफरेंस आप क्लियर लिखिए, आपका ऑथर नेम, आपके सरनेम नेम, उसके बाद आपका साल, उसके बाद आपका जो उसके रिसर्च टाइटल है, कौन से पब्लिशर्स या बुक है, कौन से साल है, ये आप फॉर्मेट में लिखिए। आजकल इजीली आप किसी भी जर्नल के देख सकते हैं कि रेफरेंस किस तरह लिखा हुआ है, अब उस तरह रेफरेंस को लिखिए। मैं भी यहाँ पे आपको डिटेल भी बताऊंगा। एंड 6 इंपॉर्टेंट की टू क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैंने थोड़ी देर में बोल रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना है रिसर्च प्रपोजल में। सबसे रिमाइंडर नंबर 1 में कि रिट्रीव द रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप बेसिकली यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1, कैन यू रिकॉल, कैन यू रिमेंबरिंग इन योर प्रीवियस वर्क। नंबर 2, वेयर इज इट, कहाँ पे हो रही है, जो मैंने आपको बताया था हु हाउ, वो चीज यहाँ पे जरूरी है। जिन लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं जरूर ये वीडियो स्टार्ट करके जब हम वीडियो लाइव को एंड करेंगे शुरू से एक बार जरूर देखें, ताकि कैन यू लिस्ट, can you start a list, can you analysis in your title, can you identify the research problem. It is very important, the analysis, and also understand, also evaluate, also apply, also create. तो इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट थीम आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप इजीली कुछ भी चीज में रिसर्च जोड़ सकते हैं। बोले सर ये कैसे हो सकता है, चलिए आपको जैसे बताता हूं। जैसे रिमेंबर, ये जो रिमेंबर जो है आपको क्या करना है, बेसिकली हाउ कुड यू एक्सप्लेन, एंड ऑल्सो व्हिच ऑफ दिस इन योर स्टडी एरिया, जो आपने सोच रहा है जिसमें पीएचडी करेंगे उसके बारे में आप ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आप फीड कर दो और उसको आंसर को ढूंढो, वो है रिसर्च। एनालिसिस, एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना है कि व्हाई डू यू थिंक अबाउट एटीसी, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, why do you think and what is the relationship and can you compare any other topic, and also what idea in the relevant in, and how would you categorize and what can you idea। ये जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद आ जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे रिसर्च के साथ, यहाँ पे हम जो टाइटल सिलेक्शन के बाद चल रही है कि व्हाट इज द मेन आइडिया क्या है, and can you find an example of this, and also what might the happen maximum and the next क्या होने जा रहा है, what is the basic needs and what is the benefit of the social benefit, क्या benefit है सोशल में। आप जो रिसर्च टाइटल चुने हैं, कई लोग टाइटल कुछ भी चुन लेते हैं, ना कोई सोशल बेनिफिट्स है ना कोई ऑब्जेक्टिव कुछ अच्छा आ रहा है, जो एरिया में वो है ही नहीं उस एरिया को लेकर वो काम करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट नहीं हो पाता है। तो ये चीज पहले आपको क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ चेकलिस्ट के बारे में। जिन लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं आप शुरू से एक बार जरूर देखें, 20 से देखेंगे कुछ चीज सीखेंगे, कुछ चीज भूल जाएंगे, इसलिए इसको शुरू से देखना बहुत जरूरी है। और इवालुएट बेसिकली they're the make the judgment beside on the criteria and of standard thinking basically, and which is more important, and can you define, उसको आप क्या define कर सकते हैं, and also why is this and what is the value and how would you find out। ये जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि who, what, where, when, why, how, it is the critical thinking। और इसको हम इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि who benefit from this and who is this harmful to,
who make a decision about this and who is most directly affected। ये जो चीज़ है इसके साथ, जैसे कि हमने व्हाट के साथ जो बताया था आपको, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर अनदर द पर्सपेक्टिव, व्हाट इज अनदर अल्टरनेटिव, व्हाट वुड बी ए काउंटर argument, and what is the best case scenario, and what is most important, and what can we do the make a positive change। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही के साथ व्हाई एंड हाउ, एंड व्हाई एंड हाउ ये कैसे काम करेगा, एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज द प्रॉब्लम चेंज, एंड व्हाई इज चेंजेस, व्हाई इट इज रिलेवेंट, एंड व्हाई इज दिस बेस्ड, एंड व्हाई आर पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ूंगा यहाँ पे स्टेप ऑफ रिसर्च के बाद। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग के अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल। दिस इज़ वेरी बिग इंपॉर्टेंट, जो कि किसी भी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब में इस तरह सीधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं जो बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। अगर जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह रिलेवेंट रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च के प्रॉपर आइडियल रिसर्च, गुड रिसर्च प्रपोजल आप बना सकते हैं। इसमें राइटिंग जो है एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर कैसा होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। एक पेपर या रिसर्च प्रपोजल में स्ट्रक्चर में सबसे पहले टाइटल पेज आपको देना है, नेम ऑफ पेपर, आप कौन सा टाइटल में रिसर्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना चाहिए मैं बोल चुका हूँ। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है रिजल्ट, नेक्स्ट है डिस्कशन, नेक्स्ट है रेफरेंस, नेक्स्ट है फिगर एंड टेबल्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर, एक पेपर जो है एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर, वो किस तरह होना चाहिए। पहला होना चाहिए आपका टाइटल, दूसरा होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा होना चाहिए इंट्रोडक्शन, 4 नंबर में आपका मेथड, 5 नंबर में रिजल्ट, नेक्स्ट है डिस्कशन, 7 नंबर में रेफरेंस, 8 नंबर में फिगर एंड टेबल्स। ये है एपीए स्टाइल फॉर्मेट। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग सारी चीज बताने वाला हूँ। हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ, मैं हूँ डॉक्टर नंदनाथ, सबको स्वागत करते हैं। चलिए, टाइटल जो है आपका नेम ऑफ पेपर का एक सुइटेबल टाइटल देना है। एब्स्ट्रैक्ट मैं बोल चुका हूँ। मेथड्स, हाउ वाज द रिसर्च कंडक्ट, बेसिकली कंडक्टेड, एंड ऑल्सो मेथड्स, हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, एंड रिजल्ट, व्हाट वाज फाउंड इन द रिसर्च। आप जो क्या फाउंडिंग किए वो रिसर्च के फाउंडिंग्स होते हैं। डिस्कशन, व्हाट डू द फाइंडिंग मीन्स, आप क्या क्या ढूंढ के निकाल रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिगर एंड टेबल्स जो है, जैसे जर्नल पेपर में बहुत सारे लास्ट में जो एपीए स्टाइल है वो आप दे सकते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिंग द पेपर। एक पेपर में एपीए स्टाइल जो है, बेसिकली पेपर शुड बी हैव, इसमें कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है 1.0 स्पेस में, जो मैं हर एक डिटेल बताने वाला हूं। पहले ही बोला था कि सारी जो प्रश्न का क्लियर हम कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे 1 स्पेस में आप मार्जिन देंगे, और टाइम न्यू रोमन, ये जो फॉर्मेट है ये इस्तेमाल करना है, टाइम न्यू रोमन, और लेटर साइज रहेगा 12 पॉइंट रहेगा। फॉन्ट इज प्रेफर्ड, बेसिकली रिसर्च फॉरवर्डिंग द पेपर, एंड ऑल लाइन शुड बी फ्लैश एंड लेफ्ट, एंड ऑल्सो पैराग्राफ शुड बी इंडेंट। There are the exist for some headline, and also page should be number, पेज में नंबरिंग होना बहुत जरूरी है। ये रनिंग हेड, जो आपका रनिंग हेडर है, अगर यूनिवर्सिटी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस चीज को फॉलो करना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखें। दूसरी फाइंडिंग रेफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी प्राइमरीली यूज द पार रिव्यूड आर्टिकल्स। आप जो रेफरेंस का यूज करेंगे वो पार रिव्यूड जर्नल से आप लेंगे, ये चीज में ध्यान में रखें। एंड आर्टिकल दैट आर पब्लिश्ड इन स्कॉलरली जर्नल, एंड अवॉइड द आर्टिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन हुज वेबसाइट एंड ऑल्सो ब्लॉग। ये चीज जो है आपको देखना होगा। यूज डेटाबेस, आप उनके डेटाबेस को ठीक से यूज करें। पेज नंबर, टाइटल, पब्लिशर्स नेम, ये सारी चीज रेफरेंस आप जब लिखेंगे इसका डिटेल लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीज मैंने पहले भी बोल चुका हूं। एंड राइटिंग द पेपर, बेसिकली सबसे गलती है आपके लेखन में कि हम सर लाइन को लिख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जो शुरू से आपको बताया ये चीज आप सोचिए, आपको ऑटोमेटिक दिमाग से सब लाइन आते जाएगा। बेसिकली इसमें टिप्स फॉर द साइंटिफिक राइटिंग प्रोसेस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द राइटिंग टिप्स? बेसिकली राइटिंग इट कैन हेल्प टू ऑर्गेनाइज आवर आइडिया,
fast to get word on the page and early and then the reverse, and also complete the section at a time, and also depend on the study area, focus on your objects. क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है आपके टाइटल के तो आप कुछ आगे लिखना बहुत मुश्किल होगी, और अगर आप फील्ड में गए नहीं हैं उनके बारे में लिखना भी आपको बहुत मुश्किल होगी। लिटरेचर रिव्यू जो है, मैंने बार बार बोलता हूं कि ये चीज में सुधार लाइए। कैसे सुधार? आइडेंटिफाई एंड क्लियरिटी डिफाइन इन द टॉपिक एंड कंडक्ट द लिटरेचर रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड ऑल्सो रीड द रिसर्च ऑब्जेक्ट which you choose for the literature review, and also organize your notes. आप एक systematically notes बनाइए कि उसमें क्या 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 लिखे हैं और हमने उस चीज़ों में क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिटरेचर रिव्यू लिखने के टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और रिसर्च मेथड का मूल 4 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, research method are the procedure that will be used to collect and analyze data, and also research design is the overall structure of a research, and also focus on what type of method are more suitable to collect and analyze the evidence needed, and that is the focus on right type of the study is planned, and also and what kind of result are expected from the research, and also depend on the research design, that is be based on the research question for or problem। ये आप अगर क्लियर कर लिए तो आपके रिसर्च मेथड जो है वो सामने आ जाएगा, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने कुछ चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको सामने मेरे ख्याल से रिसर्च में कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती हैं कि सर इंट्रोडक्शन पर्टिकुलर हम क्या क्या चीज़ लिखें। मैंने बोल चुका हूँ, फिर उसके डिटेल्स कुछ आपको बताने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन बेसिकली देयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन योर टॉपिक एंड ऑल्सो पर्पस ऑफ द स्टडी एंड ऑल्सो द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज़ इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखे, नोट कर लेंगे आप, आपके प्रपोजल का फिर रिजेक्ट नहीं होगी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, purpose of study, research objective is very important, problem statement, significance, motivation, आपका definition, assumption, limitation, आपका research question, इसमें शॉर्ट करके आपको लिखना है, वही तो आपको मेन रिसर्च है। एंड ब्रीफ चैप्टर ओवरव्यू, ये जो है इंट्रोडक्शन एक पैकअप इंट्रोडक्शन बनेगा कि रिसर्च आपका प्रपोजल जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, लिटरेचर रिव्यू। लास्ट टाइम के ये जो लिटरेचर रिव्यू है, आपका प्रपोजल कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप लिटरेचर रिव्यू में जहां से आप जिसके बारे में ले रहा है इंट्रोडक्शन अबाउट द नेम एंड ईयर एंड ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट इन योर स्टडी, और वो उसका भी स्टडी एरिया आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो देख ले। एंड डिटेल वर्क ऑर्गेनाइज एंड बाय द टॉपिक, उनके टॉपिक विद द ईयर, साल और पब्लिशर का नाम, पेज नंबर अगर होगा तो वो, इस तरह आप अरेंज कीजिए लिटरेचर रिव्यू को, तो कभी भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगी। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, द रिसर्च डिजाइन, आपके टाइटल के रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या है, इंस्ट्रूमेंटल डेटा का इस्तेमाल है कि नहीं है वहाँ पे, एंड एनालिसिस देयर लिमिटेशन एंड एथिक कंक्लूजन, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन जो रिसर्च के जो बॉडी बनेगा, बॉडी मतलब मानव देह के देखिए 2 हाथ, 2 आई, नोज, ऐसा है ना एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो रिसर्च भी एक स्ट्रक्चर में बनता है, वो है चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैप्टर आप बताने वाले हैं। तो पहला आप चैप्टर में ध्यान में रखें कि इंट्रोडक्शन, सेक्शन, आपका सब कंक्लूशन, तो आपके टाइटल के ऊपर डिपेंड होती है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। रिसर्च चैप्टर जो है आपको ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए आपको अरेंज करना है, किस तरह आप चैप्टर ले रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन से आपका सब कंक्लूशन जो है बेसिकली हर एक चैप्टर में होना चाहिए। हर एक चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हर एक चैप्टर में एक सेक्शन बनेगा, एक सब सेक्शन बनेगा और सब कंक्लूशन बनेगा। ये बेसिकली लिखना नहीं है, बट ये आपको आइडिया में रखना है
कि हमें एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, हमें एक चैप्टर का एक सेक्शन रहेगा, एक चार्ट फिगर हम देंगे और उसके साथ आप सब कंक्लूशन करेंगे, एक कंक्लूशन करेंगे चैप्टर का, हर चैप्टर का एक रेफरेंस रखेंगे। तो इस तरह आपका थीसिस बनता है। ये बेसिकली जिन लोग पीएचडी कर रहा है, अभी वर्तमान में थीसिस राइटिंग चल रहा है, उनके लिए ये सजेशन है कि आप अपने थीसिस के जो बॉडी है, चैप्टर को इस तरह अरेंज करें ताकि एज ए गुड थीसिस आपको बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूशन लिखने के टाइम बहुत सारा गलती करते हैं कि सर कंक्लूशन में क्या क्या रखें। बेसिकली आपके रिसर्च के समरी शॉर्ट फॉर्म, आपके रिसर्च के शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? फाइंडिंग्स। लास्ट ऑफ ऑल जो फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे रखना है, समरी ऑफ फाइंडिंग। समरी ऑफ फाइंडिंग को कंक्लूशन में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कंक्लूजन, समरी ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर रिसर्च, क्या फ्यूचर रिसर्च में कुछ छोड़ के आप जाना चाहते हैं, तो ये जो आपका कंक्लूशन जो है कंक्रीट बनता है और कहीं ना कहीं प्रपोजल जो है वो कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको बताया था कि चेक लिस्ट के बारे में, जो चेक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रपोजल में, जो सबसे शुरू में आपको बताया था, कई लोग नहीं जुड़ पाए थे, मैं फिर से एक बार उसको थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। क्या चेक लिस्ट आप चेक करेंगे आपके प्रपोजल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपना टाइटल को देख ले कि इज़ द टाइटल क्लियर, आपका टाइटल जो है वो क्लियर है, हर वर्ड, हर जो मीनिंग है आपके टाइटल के, वो टाइटल आपने सही सही लिए और जो कि ऑब्जेक्ट और क्वेश्चनर के साथ मैच करता है। ये आपका पहला चेक लिस्ट है। और इज इट कंसीज, इसको देखना है। एंड डज इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेंट, ये आपको क्वेश्चन मार्क है, ये आप चेक कीजिए। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट समरी में आपको जो चेक लिस्ट है, समरी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इज द एब्स्ट्रैक्ट ये overview and properly there are the research problem and also the match research problem, and does it the state purpose of the research and purpose of the methods, and will it is till project and another records and purpose of the study area। ये जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड रिलेशन जो है, हैव यू demonstrate your awareness, also literature review, policy makers and you made the survey, ये सारी चीज़ आपने किए कि नहीं। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स करना है और उसमें हाइपोथेसिस आपने सही सही लिया है कि नहीं, एंड ऑल्सो लिटरेचर रिव्यू आपने सही सही लिया है कि नहीं। ये सारी चीज़ को आपको देखना होगा। और वो देखने का तरीका जो है आपको मैंने बताया यहाँ पे कि देखने का तरीका क्या होगी कि वो है आपके सामने जो चीज़ है, कुछ शॉर्ट चीज़ है जो आपके रिसर्च प्रपोजल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो है चूज ए प्रॉब्लम, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, वो है क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप, क्रिटिकल रिलेवेंट लिटरेचर है कि नहीं, की कॉन्सेप्ट फाइंडिंग्स क्या है, मोड ऑफ इंक्वायरी आपने किए हैं कि नहीं, रिसर्च प्लान क्या है आपका राइटिंग स्टाइल यहाँ पे किस तरह बनाया गया है, आपका इंटरेस्ट जो बैकग्राउंड है आपका रिसर्च के वो क्या है। तो ये कहीं ना कहीं आपके टाइटल को मजबूत बनाते हैं। तो ये टाइटल के ऊपर जो सेशन आज मैं जो पोर्शन आपको बात किया कि ये पोर्शन को आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक कंप्लीट टाइटल के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टाइटल में बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली टाइटल में सर हम फाइनली टाइटल चूज़ नहीं कर पा रहा है। इसका मूल जो कारण मुझे लगता है कि आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ जो मैंने बार बार बोला, इसको आप कोरिलेट कीजिए आपके टाइटल के साथ, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका रिसर्च वो किस दिशा में जा रही है। जैसे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाउ इज दिस सिमिलर टू आपके स्टडी एरिया जो है, हाउ डज दिस हाउ डू वी नो द ट्रूथ अबाउट दिस, एंड ऑल्सो हाउ विल बी अप्रोच दिस safely, and how does the benefit and how does the harm and how we see this in the future। ये चीज़ जब आप कोरिलेट करेंगे, जो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के जो कॉन्सेप्ट आपको दिया, हु का, व्हाट का, वेयर का, व्हेन और व्हाई, ये जो आपको मैंने शुरू में ही बताया, जरूर जिन लोग लास्ट में जुड़े हैं एक बार चला के ज़रूर देख ले। ये अभी मैं आपके कमेंट के इंतज़ार कर रहा हूँ। जो भी आपके मन में टेंशन में हो या कुछ दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं 15 मिनट आपके कमेंट का डिस्कशन करेंगे
आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं, आपके मैं कमेंट अभी मैं लूँगा। और आज इस सेशन में जो मैंने एक कंप्लीट प्रपोजल किस तरह अच्छा हो सकता है जो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया, पता नहीं आपने कितना इससे अच्छा आपको बना सके। जो कि मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस के बारे में बताया कि पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन, एजम्पशन, मेथड, डाटा कलेक्शन और आपका रिसर्च मेथड, डाटा एनालिसिस किस तरह होना चाहिए, वो चीज़ को भी आपको मैंने बताया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आपको टाइटल क्या लिखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना चाहिए, उसके साथ रिसर्च मेथड में क्या लिखना चाहिए, सारी चीज़ आपने चर्चा किया। देख लेते हैं कमेंट में कौन कौन क्या लिखे हैं। एक बार हम कमेंट देख लेते हैं लाइव चैट में। यहाँ पे टॉप चैट यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीमा का है, किसी टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, उस पर रिसर्च करना ठीक होगा कि नहीं। नहीं, जो टॉपिक में रिसर्च हो चुका है मतलब कि वो रिसर्च किसी एरिया बेस है कि उन ग्लोबल किए हैं कोई। आप देखिए रिसर्च में कई एरिया का होते हैं, जैसे साजेज मेरा रिसर्च था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, तो मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंट्रल इंडिया बिलासपुर सिटी के ऊपर काम किया। तो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आप किसी भी एरिया सजेज द महेंद्रगढ़ सिटी या गुड़गांव या दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में भी काम हुआ है, तो इस तरह कुछ एरिया में क्या वो चीज़ का काम हुआ, अगर उसमें नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं। और या मान लीजिए कुछ इनोवेशन हुआ और कोई कर डाला है, मैं आप उसी को फिर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। आपको एक नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस एरिया में एक नया रिसर्च डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और कोई प्रश्न हो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टॉप चैट में ये थोड़ी सी स्क्रीन में लेट में आ रहा है। राजन देख रहा है, गुड इवनिंग सर, ऑल वीडियो यहाँ पे। हाँ चलिए, उतना कमेंट, क्योंकि हमारा लाइव के लोग बाद में देखते हैं वीडियो, डायरेक्ट लाइव टाइम में आते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगी उसको। और बाद में आफ्टर पोस्ट में, क्योंकि मैं कभी उसमें कमेंट बॉक्स देखता हूँ तो वो तब रिप्लाई दे पाता हूँ। और लाइव सेशन में ज़रूर भाग लीजिए, लाइव डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं और डायरेक्ट मैंने उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ। सर एरिया बेस्ड, हाँ एरिया बेस में अगर कोई किए तो उसमें आप दोबारा नहीं कर सकते। अगर किसी एरिया में उन्होंने काम किया, आप भी वही एरिया में ले रहे हैं, नहीं, वो एरिया में नहीं हो सकता, एरिया आपको चेंज होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बायोडाइवर्सिटी जो है नीड्स के ऊपर काम कर रहा है, या वेटलैंड मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, या क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन कुछ चीज़ों में काम कर रही हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत बदलाव देखने को मिलेगी। तो इस तरह जो रीजियन में काम हो चुका है, या नया रिसर्च तब होगी जब कुछ फिर क्वेश्चन जनरेट हो रही हैं, रिसर्च प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप उस तरह आप काम कर सकते हैं। और नया टॉपिक मैंने भी ला रहा हूँ वीडियो में, मेरे ऑलरेडी चैनल में है, बहुत सारे टॉपिक है जो रिलेटेड आपके एरिया के साथ कोलाबोरेट कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक बताया कि ये टॉपिक हमारे एरिया में हम कर सकते हैं कि नहीं, उस तरह आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली हम यहाँ पे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बेसिकली इंट्रोडक्शन मेन होता है कि जब प्रपोजल यूनिवर्सिटी में जाता है तो देखा जाता है कि टाइटल, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल बेनिफिट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन शुड बी इंक्लूड द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, आपके पर्पस क्या है वो इंट्रोडक्शन में लिखिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल्सो द सिग्निफिकेंट ऑफ योर स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन को अच्छा से लिखिए, क्योंकि जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, आप तो उसमें शोध नहीं किए, रिसर्च नहीं किए, तो आपको मिनिमम जितना नॉलेज होना चाहिए। तो कि मैंने बार बार बोला कि एक अच्छा टाइटल आप चुनिए जो कि ओनली 2 लाइन में हो, 1 लाइन में हो। कई लोग टाइटल जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रॉपरली हम करना क्या है। ऑब्जेक्ट मिनिमम 5 से 6 ले, मतलब ओनली 5 ऑब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, मैक्सिमम 6 के ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके स्टडी एरिया में।
क्योंकि अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आपका चैप्टराइजेशन जो है लंबा हो जाएगी। आपका क्वेश्चन है बेसिकली आपके टाइटल को फोकस करें। आप जो क्वेश्चन क्रिएट करता है क्रिटिकल थिंकिंग में, मैंने जो बोला आपको वो कहीं ना कहीं आपको टाइटल जो है वो डिपेंड करता है। तो पहले आप देखिए रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह है आपके एरिया में, उसी हिसाब से टाइटल को सिलेक्ट करें। किसी हिसाब से जो भी आप टॉपिक में काम करना चाहते हैं मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मैं मेल में भी आपको हेल्प करता हूँ। और यहाँ पे मेरे चैनल में जो है आपको एनवायरमेंटल जियोग्राफी के ट्रेंडिंग टॉपिक, मॉर्फोलॉजी या ह्यूमन जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, इस तरह ऑलरेडी वीडियो है। प्लेलिस्ट विजिट करें एक बार, जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे पीएचडी गाइडलाइंस और पीएचडी नोटिफिकेशन के वीडियो तो अपडेट मैं देते रहता हूँ। जो अच्छा यूनिवर्सिटी में निकालते हैं पीएचडी वो ज़रूर मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचाता हूँ। और एक सेशन जो है मैंने बहुत दिनों में वो शुरू करने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मुझे कुछ इंग्लिश मीडियम के भी लेक्चर अपलोड कराना है, और हिंदी का भी रहेगा यूपीएससी के सीरीज़ जो कि नेट, यूजीसी नेट और यूपीएससी दोनों कवर करें। और रिसर्च गाइडेंस तो बीच बीच में आपको मैं देते रहूँगा। आपके दिक्कतें जो अभी चल रही हैं प्रपोजल के लेकर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बेसिकली प्रपोजल टाइटल और ये सारी चीज़ जो है फॉर्मेट उसके ऊपर रखने का प्रयास किया मैंने। और रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखने के टाइम जो मैं लास्ट टाइम बोलना चाहूँगा कि एक्सप्लेन द मेथड यू विल go for to deal with your research question in this section of your proposal। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब आप रिलेवेंट इशू आपको जब मिलेगी, जब रिलेवेंट इम्पैक्ट असेसमेंट टाइप के जो रिसर्च होते हैं, मैं ये सजेशन दूंगा आप इम्पैक्ट कर काम करें। एंड दैट इज़ द फाइंडिंग, व्हाट इज़ द फाइंडिंग्स फॉर सॉल्यूशन। बेसिकली इस तरह रिसर्च करें ताकि बहुत अच्छा होगी कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को दिखाते हुए हम सॉल्यूशन को भी दिखा रहे हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल बेनिफिट। आज के दिन में जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल में बहुत जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, और जियोग्राफी में बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स आ रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका क्लाइमेट स्टडी, मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस, ओशनोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी में बहुत सारे चीज़ काम हो गया है और हो भी रहा है। आप नया जैसे अभी ट्रेंडिंग है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के आप इसका दिखा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स, या व्हाट इज़ द प्रोस्पेक्ट एंड फ्यूचर ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के ऊपर कोई काम शुरू अभी तक जो गवर्नमेंट के जो टर्म है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च हो गया है, और ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो हम लोग इसमें रिसर्च कर सकते हैं, भूगोल के जो स्टूडेंट है। और रिसेंट ट्रेंडिंग में बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, जो कि क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट क्राइसिस, ये सब जो चीज़ है इसको आप जोड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिसर्च होगी। और जो मैंने स्टेप आपको बताया, स्टेप टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल, बेसिकली टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, एंड ऑल्सो द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डिस्कशन एंड ऑल्सो द साइटेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान से याद रखना होगा, और इस तरह आप प्रपोजल बनाएंगे। चलिए, और कुछ अगर मन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। टाइटल सिलेक्शन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आप मुझे लाइव चैट कर सकते हैं। मैं ओनली और 5 मिनट रहूँगा लाइव में, क्योंकि ये 7 बजे का सेशन स्टार्ट किया था मैंने। कुछ भी अगर प्रश्न हो आप सीधा लाइव चैट कर सकते हैं, मैं लाइव बंद करूँगा। और यहाँ पे जो बेसिकली मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि टिप जो एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर के जो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर एंड फॉर्मेटिंग इन द पेपर, एंड ऑल्सो दे आर यूजिंग द रेफरेंस एंड फाइंडिंग रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर मेथड एंड प्रॉपर रिजल्ट राइटिंग, एंड ऑल्सो डिस्कशन एंड रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एपीए स्टाइल रिसर्च पेपर के लिए। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे कोई अच्छा वीडियो के साथ। जय हिंद, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।